नमस्ते, वेलकम। मैं हूं रोहित पोखरियाल। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम चांद पर बसने के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन आज हम इंसानियत को बारूद के ढेर में दफन होते देख रहे हैं। तेहरान की गलियों में रोशनी नहीं है, सिर्फ धधकती आग है। हवा में ऑक्सीजन नहीं, जले हुए मांस और कड़वे बारूद की गंध है। क्या हम इसी सभ्यता का हिस्सा हैं, जहां एक बटन दबाकर शहर के शहर राख कर दिए जाते हैं? आज तेहरान जल रहा है, कल शायद कोई और शहर जलेगा, पर सच तो यह है कि इस बारूदी आग में सिर्फ ईरान नहीं जल रहा, बल्कि वो तमाम उम्मीदें जल रही हैं जो हमने एक सुरक्षित, एक बेहतर दुनिया के लिए संजोई थी। दिल को झकझोर देने वाली इंसानियत का कत्लगाह, द बर्निंग तेहरान। क्या ईरान का नक्शा बदलने वाला है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ने तेहरान की बर्बादी का डेथ वारंट साइन कर दिया है? दिन रात तेहरान के लिए काली नहीं बल्कि बारूदी आग से लाल हो चुके हैं। ट्रंप की सेना ने ईरान के तेल डिपो को टारगेट करते हुए उसे धधकते हुए शमशान में तब्दील कर दिया है। काला धुआं सूरज को निकल चुका है। चारों ओर सिर्फ एक ही मंजर है, आग, बर्बादी और कोहराम। इस वक्त की, इस सप्ताह की, पूरे 9 दिनों की सबसे खौफनाक खबर जो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक सकती है। ट्रंप और नेतन्याहू की जुगलबंदी ने ईरान के सीने पर वो घाव दिया जिसकी चीख पूरी दुनिया सुन चुकी है। अरबों खरबों की संपत्ति राख हो चुकी है। सवाल सिर्फ एक, क्या ईरान घुटने टेकेगा या खाक में मिल जाएगा? यह युद्ध अब सिर्फ जमीन का नहीं रहा, यह फ्यूचर वॉरफेयर का सबसे विभत्स रूप है। एक तरफ ट्रंप की नो मर्सी पॉलिसी है, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू का इतिहास मिटा देने वाला संकल्प है। द बर्निंग तेहरान। अब ये सिर्फ और सिर्फ स्लैंग्स नहीं बल्कि तस्वीरें कुछ इसी तरह से आगे इशारा कर रही हैं। ऐसी ही 10 तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, और ये तस्वीरें जब आप देखेंगे आप समझ जाएंगे। सारी तस्वीरें मैंने आपके सामने रख दी। वीडियो 1 में आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे आपको आग लगी हुई बिल्डिंग्स नजर आएंगी, पूरे इलाके को मलबे में तब्दील करने वाला संकल्प नजर आएगा। वीडियो 1 आप देखिए, वीडियो 2 आप देखिए, जहां पर तेज रफ्तार के साथ गाड़ियां चला करती थी, अब सिर्फ और सिर्फ आग, अग्निपथ आप इसे कह लीजिए। वीडियो 3 आप देख लीजिए, दिन हो रात हो, सिर्फ और सिर्फ अग्रेशन है, बिल्डिंग्स को टारगेट किया जा रहा है। 3 वीडियो आपने अब तक देख लिए। इसके अलावा वीडियो नंबर 4 आपके सामने, सिर्फ आग, ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है। देख सकते हैं, तो आप देखिए सिर्फ और सिर्फ काला धुआं, काला गुबार। नुकसान सिर्फ एक नहीं है। तेहरान में अगर आप देखेंगे तो राजधानी तेहरान से लेके ईरान के जितने भी महत्वपूर्ण शहर हैं, सिर्फ और सिर्फ वो जल रहे हैं, और ये 10 तस्वीरें मेजबानगी है। मिडल ईस्ट में महायुद्ध का आज 9वां दिन है। तेहरान के तेल डिपो पर बड़ा हमला हुआ है। ईरान के 44 नेवल शिप तबाह हो गए हैं। ईरान की मिसाइल फैक्ट्री साइट पर अटैक हुआ है। तेल अवीव पर क्लस्टर बॉम्ब से हमला किया गया है। अब तक इतनी वॉर्स देख ली पिछले 5 सालों में, हर कोई समझ गया कि क्लस्टर बॉम्ब क्या होता है। हाइफा पोर्ट पर भी मिसाइल अटैक हुआ है। सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में अभी मिडल ईस्ट पूरी तरीके से अनस्टेबल नजर आ रहा है। मिडल ईस्ट की बाकी कंट्रीज को ईरान टारगेट कर रहा है, वो भी आप जानते हैं। अपने आसपास गल्फ कंट्रीज का जो पूरा गुच्छा है उसको टारगेट कर रहा है। अटैक इस वक्त काफी अग्रेसिव है। शाहे ड्रोन से लेके बैलिस्टिक मिसाइलों का इस वक्त मुआयना खोल रखा है। ईरान भी रुकने और झुकने को तैयार नहीं है।
उधर डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अब ईरान बात करना चाह रहा है, लेकिन इट्स टू लेट। अब सिर्फ और सिर्फ ईरान को बिना शर्त अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा। ट्रंप जो है तीसरा जो युद्धपोत है, आप अभी तक आपने देखा होगा यूएसएस अब्राहम लिंकन, उसके अलावा एक और, तीन युद्धपोत तीनों तरफ से घेरने के लिए ईरान को। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अब तो हम अपनी हाइपरसोनिक जो हमारी बैलिस्टिक्स हैं, अब हम उनका इस्तेमाल भी करेंगे। अभी तक तो हम अपनी पुरानी जो हमारे पास जमा मिसाइलें थी, पुरानी मिसाइलें थी, अभी तो सिर्फ हम आपको बता रहे थे कि ईरान के इरादे क्या हैं। IRGC जो कि ईरान की एक अपने आप में बनी हुई एक अलग फौज है, ईरान की IRGC जिसका जिक्र मैं कर रहा था, लंबे युद्ध के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि हम 6 महीने तक युद्ध लड़ सकते हैं। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC, अब हम एडवांस और लंबी दूरी की मिसाइलें दागेंगे। अब तक तो हमने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन की मिसाइल जो हमने डेवलप की थी, अभी तो हमने सिर्फ आपको उनका जलवा दिखाया है। तो पूरा तेहरान जल रहा है, तेहरान इज बर्निंग। और इस बीच एक और चीज जल रही है, वो है जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो पूरी तरीके से जलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी टीम ने अब तक जितना खंगाला है, 1 लाख करोड़ रुपए सुहा हो चुके हैं। अभी 9 दिन हुए इस जंग के, 1 लाख करोड़। एक तरफ चल रहा है फाइनेंशियल वॉर। ये 4 तस्वीरें और आप देख लीजिए। अब जो एलिमिनेट कर दिए गए हैं खामनेई, उनकी तस्वीर है आपके सामने। टारगेट नंबर 1 जो कि हमेशा से इजराइल के रहे, उस टारगेट को तो अचीव कर लिया, लेकिन ईरान में जिस रेजीम चेंज की बात, वेदर इट्स बेंजामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप, उस दिशा में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अभी तक बहुत ज्यादा कामयाबी इन लोगों को नहीं मिली है। तो ट्रंप सीधा सीधा कह रहे हैं, आप देखिए अब ऑयल डिपोज को भी टारगेट किया जा रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। ईरान को मानो मिटाने का संकल्प, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू वैसे भी कई बार कह चुके हैं कि इसको हटाना पड़ेगा, ये सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए है। ये दुनिया के लिए एक बड़ा डेंजर है, इसको खत्म करना पड़ेगा। ईरान कहीं से भी सरेंडर करने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रहा। अगर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि 4 से 5 हफ्तों तक ये युद्ध चल सकता है, तो आगे बढ़कर IRGC कह रही है 4-5 हफ्ते छोड़िए, 4-5 महीनों की बात कीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं। तो चीजें यहां से किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं? एक फाइनेंशियल फ्रंट है जिस पर हर कोई बात कर रहा है, लेकिन आप देखिए उस दिशा में भी मैं बात करूंगा। भारत की पोजीशनिंग क्या है वो भी मैं समझूंगा, हमारे लिए कितना अलार्मिंग है वो भी समझने का मेरा प्रयास होगा। और विश्व शांति की बात भारत करता है, और ऐसे में अगर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, 2 तबके हैं जो कह रहे हैं कि इजराइल से शानदार रिश्ते हैं, हमारे ईरान से शानदार रिश्ते हैं, तो क्या बैकडोर से कोई बातचीत करने का प्रयास भारत कर रहा है? इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही शानदार चेहरा मेरे को जानकारी जुड़ चुका है। जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोहली जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। शरद सर, वेरी वार्म वेलकम, नमस्ते कर रहा हूं, गुड इवनिंग कह रहा हूं, बहुत स्वागत आपका मेरे शो पर। वैसे तो आप लगातार जुड़ रहे हैं, आपके इनसाइट्स बहुत शानदार है, लोग उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आप क्योंकि बिल्कुल पॉजिटिव बात करते हैं, इसलिए क्योंकि सबसे पहले आप हो, मैं हूं, हम लोग इंडियंस हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा, अब 9वां दिन है, हार्मूज ट्रेड बंद है, वहां पर अलग अलग परिस्थितियां चल रही है, अमेरिका कह रहा है कि अब इट्स टू लेट, अब हम बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ईरान IRGC कह रहा है अरे 4-5 हफ्ते छोड़ो, 6 महीने तक। और शरदा, मैं जानता हूं आप, मैं आपको कितना पसंद करता हूं, कितना फॉन्ड ऑफ यू, वो आप जानते हैं, इसलिए आप बार बार, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को आप कहते हैं चचा ट्रंप, फूफा ट्रंप। अभी मुझे सबसे पहले तो भारत की पोजीशनिंग बता दीजिए, 9 दिन इस महाजंग के बाद, फाइनेंशियल फ्रंट पर, इकोनॉमिक फ्रंट पर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया? नमस्कार रोहित, आपको और भारत एक्सप्रेस के सभी व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। पहले तो देखिए, परिस्थिति तो जैसे जैसे युद्ध लंबा होता जाएगा, परिस्थिति आर्थिक तौर पर बिगड़ती जाएगी। ठीक है। एक स्कॉटलैंड में एजेंसी है रोहित, उसका नाम है वुड मैकेंजी जी। उसकी रिपोर्ट अभी आई है, वो ये कहती है कि अगर ये युद्ध 1 हफ्ते और चल गया तो ये विश्व को 1970 में जो एक ऑयल क्राइसिस हुई थी 1970-73 के बीच में, उसमें डुबो सकता है। 1929 जैसा ग्रेट डिप्रेशन भी आ सकता है, तो दुनिया को एक मंदी की तरफ ले जा सकता है। भारत की जहां तक पोजीशन है, भारत में अभी 1-1.5 महीने तक कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं है, परंतु हाँ लंबी चलती है तो हम LPG के दामों को देख चुके हैं, 60 रुपए बढ़ चुका है, कमर्शियल सिलेंडर का भी रेट बढ़ चुका है। आपको फिर ये महंगाई अपनी रसोई तक अब आने लग गई है। गैस सिलेंडर भरने का मतलब है रोहित
कि ये महंगाई आपकी रसोई तक पहुंच चुकी है, आपके हाउस होल्ड बजट पर, मंथली बजट पर उस तक पहुंच चुकी है। तो महंगाई अगर यहां से बढ़ती है तो मैं समझता हूं विश्व भर की सरकारों के लिए एक सरदर्द बन जाएगा कि कैसे इस महंगाई को दूर रखें, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज, रोहित ध्यान दीजिएगा, ये केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन है। और लोग इसको समझते हैं कि समुद्री रास्ता है, पर बहुत बड़ी 20% दुनिया का व्यापार यहां से होता है, एनर्जी का भारत का लगभग कोहली सर, माफी के साथ रोक रहा हूं, एक ब्रेकिंग आ रही है, उस पर मुझे आपका टेक चाहिए। ईरान के परमाणु भंडार को भी अब अटैक किया जा रहा है। ये है कि ग्राउंड जो फोर्सेस है उनको भी उतार सकता है। स्पेशल फोर्स ग्राउंड पर उतारने के मूड में है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप। ईरान के पास 60% संवर्धित 450 किलो यूरेनियम है। ये भी एक फैक्ट चल रहे हैं कि ये यूरेनियम ले लेंगे चीजें शांत हो जाएंगी। पहले तो ये चल रहा था कि खामनेई को एलिमिनेट कर देंगे, तख्ता पलट हो जाएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी, वो कुछ हुआ नहीं। अब ईरान में स्पेशल फोर्स उतारने का मन बना रहे हैं यूएस आर्मी। सर प्लीज आई एम रियली सॉरी, मुझे ये जो जमीन पे फोर्स उतारना है ये इतना आसान काम नहीं है। अभी तक हमला सिर्फ हवाई जहाज से बम गिराए जा रहे थे, मिसाइल और ड्रोन, 3 तरीके से हमले किए जा रहे थे। जमीन, ईरान बहुत बड़ा देश है। ईरान में फोर्स उतारने का मतलब है कि आप IRGC से सीधी टकराव करना चाहते हैं। और जब ये नहीं जानते हैं कि अभी जमीनी तौर पर ईरान में आपने बिल्डिंग गिरा दी, होटल गिरा दिए, वहां के स्कूल गिरा दिए, तेल के भंडार, रिफाइनरी गिरा दिए, बहुत कुछ गिरा दिया, परंतु जमीनी तौर पे अभी ईरान में कितना और बारूद बाकी है ये आपको नहीं पता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये भी नहीं पता कि अभी उसके पास मिसाइल्स का भंडार, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से अभी ईरान ने अपनी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनका ज्यादा प्रयोग नहीं किया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल करी हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स हैं रोहित जो कि रेडार में नहीं आ पाती हैं। और आपने देखा होगा लगातार कुवैत, कतर, दुबई के ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर वो माफी भी उसने मांगी। उसकी माफी को ट्रंप साहब ने समझा कि उसने माफी मांग ली, पर उसके माफी मांगने का तात्पर्य ये था कि हमें क्षमा करिए पर ये हमला हमें करना पड़ेगा पड़ोसियों के ऊपर। उसकी माफी का अर्थ ये था, ना कि माफी का ये अर्थ था कि हमसे गलती हो गई अब हम आगे से नहीं करेंगे। 2 तरीके की माफी होती है। ये माफी होती है क्षमा कीजिए, मुझे आपको थप्पड़ लगाना पड़ेगा। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। कुछ नेटवर्क ग्लिच है, मैं ठीक करवा रहा हूँ इसको। लेकिन अब आप देख लीजिए, शरद कोहली जी को आपने सुन लिया, वो सीधे बता रहे हैं कि फाइनेंशियल चीज़ों को लेके चीज़ें खराब हो सकती हैं। अभी तक जो 1 लाख करोड़ का आंकड़ा जो आ रहा है ये धीरे धीरे और बढ़ सकता है। 6 अमेरिकन की मौत हुई है अब तक। आप समझ सकते हैं, वो तमाम विजुअल्स भी आपने देखे होंगे। ठीक है, अलग अलग टारगेट सेट किए हुए हैं। इन टारगेट्स को कैसे अचीव करना है, इसको लेकर प्लान्स लगातार एग्जीक्यूट करने की बात की जा रही है। शरद सर आप हैं क्या मेरे साथ? आपको आवाज आ रही है मेरी? मैं वापस जोड़ रहा हूं आपको। तो ये कुछ टारगेट्स हैं जो सेट किए हुए हैं। पूरे ईरान में सरकारी ठिकानों पर अटैक होंगे, इजराइल कह रहा है। लेबनान में जमकर बारूद बरसा रहा है इजराइल। ये IDF जो है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं, ये सिर्फ दावे नहीं कर रही कोरे, ये सिर्फ कोरे दावे नहीं कर रही, बल्कि उससे जुड़े एविडेंसेस भी साथ साथ साझा कर रही है। तो जितने भी सरकारी मॉन्यूमेंट्स हैं, इलाके हैं, वो सरकारी दफ्तर हैं। हालांकि अभी तो ईरान में ऑब्वियसली सारे नेता अलग अलग सेफ जगहों पर शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। शरद सर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। शरद सर जुड़ चुके हैं। शरद सर पता है क्या है, मैं आपको ये कह रहा था कि अमेरिका का वहां पर जमीनी तौर पे उतरना, अभी कोई इसका अंदाजा नहीं है कि वहां पर उनको किस प्रकार के माहौल का सामना करना पड़ेगा। पहली बात आपको मैं ये कह रहा था। दूसरा, ईरान शतरंज की तरह चाल चल रहा है। ईरान को मालूम है कि हमारे ऊपर हमले बढ़ेंगे, ये बात वो जानते हैं वहां के जो लोग बचे हैं। तो मुझे लग रहा है ईरान इस समय डू और डाई मोड में है। डू और डाई का अर्थ होता है कि करो या मरो, क्योंकि उनके 40-50 टॉप लोग जा चुके हैं। जो वहां पर लीडरशिप बची है, बदला लो इंतकाम की भावना में वो लोग जल रहे हैं। और इंतकाम में जब कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको फिर कुछ दिखाई नहीं देता। वो शतरंज की तरह अपना चाल चल रहे हैं, बहुत स्ट्रेटेजिक तौर पर। कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। न्यूक्लियर, वैसे तो ट्रंप साहब कह रहे थे कि हमने उनके न्यूक्लियर जो भंडार है वो सब खत्म कर चुके हैं। अब वो क्यों कह रहे हैं कि मैं उनके न्यूक्लियर भंडार को, यूरेनियम को खत्म करूंगा? तो पहले जो पिछले साल किया था वो क्या था? तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाले बयान है। और अभी रोहित, जो मुझे डर ये है कि अगर ईरान ने अपनी कोई न्यूक्लियर वेपन हथियार दबा के रखा हुआ है, जिसका उसने अभी तक प्रयोग नहीं किया है,
तो ये विश्व के लिए खतरे की बात बन जाएगी। ये विश्व युद्ध 3 को जन्म दे सकता है। और रशिया की एंट्री इसमें अप्रत्यक्ष रूप से, रशिया ने जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दी है अमेरिकी ठिकानों के बारे में, वो एक और दुनिया भर को चिंता में डालने वाली बात है। और छोटा सा कमेंट मैं वापस भारत के ऊपर आना चाहूंगा, क्योंकि पुरानी कहावत है, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। भारत में लोग जो हमको देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं, भाई यहां से 2-3 हजार किलोमीटर दूर लड़ाई चल रही है, हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है। आपको हैरानी होगी कि भारत से जो एक्सपोर्ट जाता है सब्जी और फल का, वो सामान इस समय शिप में पड़ा है, उसको फेंकने की नौबत आ रही है, क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, वो ज्यादा दिन तक टिकते नहीं हैं। ठीक है। वो सामान फेंकता है, तो यहां पर भारत का एक्सपोर्ट रुक गया है। खाड़ी देश के में और खाड़ी देशों के माध्यम से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भारत से विदेश में जाता है। तो ना केवल इंपोर्ट बल्कि यहां पर एक्सपोर्ट भी प्रभावित हो रहा है, जिससे कंपनियों का काम रुक जाएगा, लोगों की नौकरियों पे बन के आ सकती है। मैं ये बात कहना चाह रहा था। हाँ। इस युद्ध को कोई भी व्यक्ति हल्के में ना ले, ये दूर नहीं हो रहा है, ये धीरे धीरे चल के आपके नजदीक आ रहा है। करीब बार शरदा, पता है आप जैसे गेस्ट जुड़ते हैं, स्पेसिफिकली मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट फेसेस। ये मैं सवाल वहां लिख के आया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बुरी तरह से अफेक्ट हो जाएगा तो क्या 1970 वाला ऑयल शॉक वापस आ सकता है। मुझे सवाल पूछने की जरूरत भी नहीं है, आप पहले इन सारे सवालों के जवाब मुझे दे चुके हैं। आप बताइए, मुझे फिर वापस सवाल तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा ना शरदा। मैं आपसे एक फाइनल कंक्लूजन चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह की अग्रेसिव पॉलिसीज अभी बेंजामिन नेतन्याहू की, प्रेसिडेंट ट्रंप की है, और दूसरी तरफ से ईरान भी कह रहा है अभी तो हम झुकने के लिए तैयार नहीं है। IRGC कह रहे हैं 6 महीने तक आप ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए करने आओ, वील वेलकम यू। आपको पता नहीं उस धरती के नीचे क्या कुछ है, हम आपका वेलकम करेंगे, आप भेजो तो ग्राउंड फोर्स को। लेकिन अगर ये चीजें ऐसी ही चलती रही तो उसके आगे क्या? देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए रोहित के ईरान जो 3 संगठन हैं, हमास, हूती, हिजबुल्लाह, ये ईरान के साथ खड़े हैं। भले ही लेबनान पे इस समय बेहिसाब इजराइल हमले कर रहा है, पर ये लोग गुरिल्ला अटैक्स के लिए जाने जाते हैं। तो अगर इन्होंने जमीन पे उतरे तो गुरिल्ला अटैक्स ज्यादा नाक में दम करेंगे। नाक में दम शब्द मुझे लग रहा है इस समय अमेरिका के लिए बिल्कुल पर्याप्त रहेगा। और जरूरी बात यह है कि $1 बिलियन रोज का अमेरिका खर्च कर रहा है ऐसे हालात में रोहित, जब अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। $39 ट्रिलियन का उनके ऊपर कर्ज चढ़ चुका है। आज रात को जॉबलेस क्लेम्स के वहां पर आंकड़े आएंगे, आप देखेंगे क्या आंकड़े निकल के आते हैं। महंगाई के आंकड़े आएंगे, महंगाई वहां पर चढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब इस समय यहां पर आके फंस गए हैं। ना तो वो आगे बढ़ने लायक है, क्योंकि आगे ईरान उनको जो वो सोच रहे थे उस तरीके से नहीं बढ़ने दे रहा। कुछ नहीं, पीछे जाने लायक वो है नहीं, पीछे जाते हैं तो हार होती है। और हमें ये भी देखना पड़ेगा रोहित कि आज तक अमेरिका ने जितने भी युद्ध लड़े, वियतनाम का हो, अफगानिस्तान का हो, उसमें अमेरिका को कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। नहीं। और बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि इसका भी हश्र कुछ ऐसा ही होने वाला है। मुझे लग रहा है जमीन पे उतरना अमेरिका का इस युद्ध को महीनों नहीं सालों तक खींच सकता है। और ये बहुत बड़ा आर्थिक संकट दुनिया के लिए बन सकता है। लोगों को इस युद्ध की आर्थिक डेवलपमेंट पर नजर रखनी चाहिए। अपने बजट, काम की बात बोल रहा हूं रोहित, जो हमें देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, जो लोग आपको देख रहे हैं वो वाकई में चिंतित हैं। मुझे लग रहा है आपको अपने घरेलू बजट पर ध्यान रखना चाहिए। अगर ये मंदी आती है तो उसकी आहट भारत में भी धीरे धीरे सुनाई देगी। ऐसा नहीं है कि हम उससे बिल्कुल अछूते रह जाएंगे। ये एक जरूरी बात मैं जोड़ना चाह रहा हूं। परफेक्ट सर, परफेक्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहा। तो शरद सर कह रहे अवेयर हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, बाकी चीजों के लिए सरकार काम कर ही रही है। और जो क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे वो आप मेरे साथ साझा कीजिएगा। शरद सर फिर जुड़ेंगे, फिर उनसे सवाल लूंगा। थैंक यू सो मच शरद दा फॉर योर प्लेजर, इट्स टाइम। थैंक यू सो मच, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।